ऐसी मिस्टेक जो हम अनजाने में करते हैं, और ये ऐसी मिस्टेक है जो हमें 2 कदम नहीं 2 साल पीछे कर देती हैं। पहली मिस्टेक होती है ओवर थिंकिंग, यानी कि हम ये सोचते हैं, हमारे मन में विचार आता है कि साहब ये जो एग्ज़ाम है, ये जो नेट का एग्ज़ाम है, नेट लाइफ साइंस है या नेट केमिकल साइंस है, किसी भी एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम बड़ा हार्ड है, इजी नहीं है, ये हार्ड है, ये सोचना। और या फिर हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि भाई हम तो हिंदी मीडियम से हैं, ये तो इंग्लिश मीडियम का एग्ज़ाम है। ये एक मिस्टेक है। अब आप कहेंगे सर ये मिस्टेक कैसे, ये तो सच है। ये मिस्टेक इसलिए है कि आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो इस एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। आप बहुत को जानते हैं, बहुतेरे ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। इसका मतलब जो पास करके आए हैं उनमें और आप में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, उनमें और आप में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को आप ओवरकम कर सकते हैं, उस अंतर को पार पा सकते हैं। आप ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो हिंदी मीडियम से हैं और उन्होंने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया है, वो भी आपके समकालीन हैं, साल 2 साल आगे पीछे हुए हैं, आप उनको बहुत से बच्चों को जानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ये एक कॉमन नहीं है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये आपने अपने माइंड में सोच रखा है, यानी कि ये हमारे माइंड में कहीं ना कहीं से घर कर गया था कि हार्ड है, ये मुश्किल है, और मैं इस मीडियम का हूँ, इस मीडियम में आता है। तो ये पहली मिस्टेक है, इसको आप आराम से ओवरकम कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसके बाद अगला। अब नंबर 2 पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत लोग करते हैं, कम में काम चलाना एट माइंडसेट। यानी कि यार मैं एमएससी कर रहा हूँ और एमएससी करके मैं आगे जाऊँगा, यानी कि नेट पास करूँगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँगा या कुछ और बनूँगा, इससे अच्छा एमएससी को तो मैं छोड़ूँ और मैंने बीएससी करी रखी है, मैं बीएड कर लेता हूँ या मैं कुछ और कर लेता हूँ जो क्वालिफिकेशन मेरे पास पहले से ही है। तो ये जो एक यू टर्न की जो प्रॉब्लम है, ये यू टर्न का एक माइंडसेट है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से नेट की प्रिपरेशन कर सकते थे, बहुत अच्छे से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे, मगर वो इस माइंडसेट की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से वो बैक चले गए। और अब चूंकि 10 साल 15 साल हो गए, अब वो कहते हैं कि सर अब जिम्मेदारियां आ गई हैं, अब हमसे तैयारी नहीं होती है। जाना आगे था और आगे आ भी चुके हैं, एडमिशन भी ले चुके हैं, 1 साल भी कंप्लीट हो गया है, 2 साल कंप्लीट हो गया, कई बार तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी हम बैक चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है और बहुत स्टूडेंट को ये नुकसान करता है, और इतना नुकसान करता है जितना कि पढ़ाई नहीं करने से नुकसान नहीं है, जितना इससे नुकसान होता है। नंबर 3 पे लूज सेल्फ पैटर्न। डियर स्टूडेंट, लूज सेल्फ पैटर्न, लूज सेल्फ पैटर्न का मतलब है कि स्टूडेंट के पास अपना पैटर्न ना होना। अपना पैटर्न ना होने का मतलब है कि स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि मेरी स्टडी सवेरे अच्छी होती है या शाम को अच्छी होती है या दोपहर को अच्छी होती है। यानी कि 3 मॉर्निंग नून इवनिंग आप एग्जाम देते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, नून शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, सालों से एग्जाम दे रहे हैं। तीनों शिफ्ट में से आपकी बेस्ट शिफ्ट कौन सी है, जहां पर आप पढ़ने बैठो तो 2, 3, 4, 5 घंटे तक आप आसानी से पढ़ सको। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। या फिर आप बहुत अधिक स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं कि मेरी स्टडी तो पूरी रात ही होएगी, दिन में मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो डियर स्टूडेंट, सारे एग्ज़ाम दिन में होते हैं, सारे एग्ज़ाम दिन में होते हैं, तो आपको वहाँ पर 15 से 20% का लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा, और ये उन बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है जो बच्चे मेरिटोरियस हो करके और अपने एक सिंपल लेवल से हाई लेवल पे रन कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, यानी कि ऐसे समझिए कि जो डिग्री मेरे गांव के पास एक छोटे से कस्बे में हो सकती थी, मैंने वहाँ से नहीं करी, वहाँ के छोड़ के मैं अच्छे, यानी कि राजधानी के उसमें आया हूँ, और यहाँ पे मैं अच्छे के लिए आया हूँ, अच्छी एक इंस्टीट्यूट में आया हूँ, अच्छा एटमॉस्फेयर है,
बट वहाँ पर ये गलतियाँ बहुतायत से देखी गई हैं। क्यों? क्योंकि रूरल का जो कल्चर है वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे अल सुबह सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं, शाम होते होते गांव में सन्नाटा हो जाता है, छोटा शहर है वो बंद की तरह हो जाता है। मगर मेट्रो सिटी है वो 24 घंटे चलता है। आप सुबह निकलोगे, शाम को निकलोगे, दोपहर को निकलोगे, रात को 2 बजे भी निकलोगे तो सड़कों पे वही चहल पहल होती है। हमारा माइंड ये पहचान ही नहीं पाता है कि अब रेस्ट का टाइम है। और बायोलॉजिकली वो रेस्ट का टाइम होता है, तब हम वर्किंग में आते हैं, और जब हम वर्किंग में आते हैं तो हम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते, और इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाल गिर सकते हैं, बाल सफ़ेद हो सकते हैं, हाजमा खराब हो सकता है, मोटापा आ सकता है, आपका भूख का पैटर्न बदल सकता है। ये स्टडी वेलनेस होने के नाते ये सब चीज़ें मुझे पता है, और अगर ऐसा आपके पास है तो अलर्ट हो जाइए, अपने रूटीन को चेंज करिए और अपने इस चीज़ पे काम करिए। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पहुंचा सकती है। यानी कि लूज सेल्फ पैटर्न में एक प्रॉब्लम तो ये हो गई कि भाई मुझे मॉर्निंग नोन इवनिंग का पता नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम और आती है। दूसरी ये आती है कि मुझे खुद को ये नहीं पता कि मैं सेल्फ स्टडी करके सक्सेस होऊंगा या फिर मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी। मुझे खुद को नहीं पता। मैं कभी सोचता हूँ कि मुझे कोचिंग करनी पड़ेगी, कभी सोचता हूँ मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा। डियर स्टूडेंट, कोचिंग में भी पढ़ना आपको ही है, सेल्फ स्टडी में पढ़ना आपको ही है। फ़र्क क्या हो जाएगा कि कोचिंग में पैसे लगेंगे, बदले में आपको एक रूटीन मिलेगा। यहाँ पर आपको पैसे बच जाएंगे और बदले में आपका जो आने जाने का जो वक्त है और वहाँ पे उनकी जो डिपेंडेंसी है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये दो तरह के माइंडसेट हैं। अगर आप कोचिंग माइंडसेट के तो डिसाइड करिए कोचिंग जाइए, और आपको अगर नहीं करना है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करिए। मगर ये अधर झूल में लटक जाना ये एक लूज पैटर्न को इंडिकेट करता है, और बहुत सारे अच्छे घरों के बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखी गई। अच्छे घरों का मतलब है कि उन फैमिलीज के जिनके साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, यानी कि उनके घर वाले जैसे तैसे करके कोचिंग का पैसे का जुगाड़ करके दे देते हैं या दे सकते हैं, उन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखी गई है। उन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है जिनको पता है कि मेरे घर में इतना पैसा है ही नहीं कि मैं कोचिंग दे सकूं, तो वो उन बच्चों के सामने प्रॉब्लम नहीं आती है कि कोचिंग वर्सेस सेल्फ। उनको पता है कि मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी है। अभी रिसेंटली आपने एक फिल्म आई थी 12वीं फेल, उसको देखा हो तो ये उसका एक एग्जाम्पल है। ऐसे पता नहीं कितने एग्जाम्पल हमारी यूनिवर्सिटी में और आपके कॉलेज के आसपास और आपके गांव के आसपास ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। एकदम से मोटी मोटी किताबें खरीदेंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेंगे और उनमें लग जाएंगे, एकदम पसीना बहा रहे हैं। मैंने देखा है, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत से लोगों को। जब मैं स्टूडेंट था उससे लेके अब तक कि वो महंगे महंगे नोट्स खरीदे जाते हैं, महंगी महंगी किताबें लाई जाती हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं और उसमें बच्चा लग जाता है। डीपर डीपर डीपर, यानी कि एक टॉपिक पकड़ा और उस टॉपिक के अंदर तक चला जाएगा और उसके एवज में जो बेसिक है वो पूरा गायब हो जाएगा। डियर फ्रेंड, याद रखिएगा कि किसी भी एग्जाम में 70% सेगमेंट है वो बेसिक होता है, 70% सेगमेंट बेसिक होता है, 20% सेगमेंट है वो थोड़ा सा एडवांस होता है और 10% सेगमेंट है वो डीपर होता है। हम 10 नंबर के चक्कर में हम 70 नंबर की कुर्बानी दे देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। अब सवाल है कि बेसिक क्या है। बेसिक का मतलब बहुत सिंपल सा है कि आपके पास, आप जिस किसी सब्जेक्ट में हैं, आपके पास 11th और 12th की जो किताबें हैं वही बेसिक हैं। उनको एक बार अच्छे से पढ़ डालिएगा, क्योंकि आप कोचिंग में जाएंगे तो वही किताबें, वही मैटर, वही उसी लेवल के मैटर से वहाँ आपको प्रिंटेड में मिलेगा, वहाँ आपको डिजिटलाइज मिलेगा, वहाँ आपको एक्सपर्ट उस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे। यकीन नहीं हो तो आप किसी भी
सिलेबस के मैटर को उठा के देखिएगा, स्टूडेंट लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं तो स्टूडेंट बताते हैं कि सर चीज़ें तो वही हैं बट हमें पता नहीं था कि 11th-12th को भी पढ़ना है क्या। बेसिक को पहले फोकस कर लें, डीपर को बाद में कर लेना, क्योंकि डीपर वो है कि जो आपका स्पेशलाइजेशन है। अगर आपका स्पेशलाइजेशन है उसमें से उसको आप तो वो तो वैसे ही तैयार है, बट आदमी हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो बेसिक में हो सकता है डिस्टर्ब्ड रूटीन। डिस्टर्ब्ड रूटीन का मतलब है कि अगले सप्ताह या आज का दिन या कल का दिन या अगले महीने या इस सेमेस्टर के बाद या इस ईयर के बाद मुझे सबसे पहले क्या करना है ये पता नहीं होना। मुझे सबसे पहले, ध्यान दीजिए, लो विजन। विजन एक ऐसा शब्द है जो बहुत अधिक काम में आता है, बट इसको बहुत से बच्चे विजन को नहीं समझ पाते हैं। बट विजन क्या है, यानी कि लूज प्रायोरिटी, यानी कि सेमेस्टर के बाद, यानी कि मान लो कि 20 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं, फिर 10 दिन की छुट्टी है तो मुझे अगले 10 दिन में क्या करना है, या फिर 30 तारीख को सेमेस्टर या मेरी डिग्री कंप्लीट हो रही है, 2 साल पूरे हो रहे हैं, इसके बाद अगले 6 महीने मुझे क्या करना है, ये डिफाइन नहीं होता। ये पता नहीं होता। किसी ने कहा कि ये कर लेते हैं तो वो कर लिया, किसी ने कहा ये कर लेते हैं वो कर लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा तो कुछ नहीं किया। घर वालों ने कह दिया बेटा घर आ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, खा लो पी लो, 2 साल से बाहर रह रहे हो, घर चले गए। और फिर वहाँ पे किसी ने कहा कि बेटा क्या करोगे शहर में जाके, तुम ये एग्ज़ाम कर लो, उसमें लग गए। यानी कि अपना कोई है ही नहीं, अपनी कोई लिस्ट है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम बहुत अधिक देखी गई है, और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये कॉमन जैसी लगती है। और इस प्रॉब्लम के शिकार आदमी की पहचान होती है कि वो कहता है कि जो मेरे भाग्य में लिखा था वही मुझे मिला, जो मेरे भाग्य में लिखा है वो हो जाएगा। अगर ऐसी लाइन आ रही है, सॉरी टू से, अगर ऐसी लाइन आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि जब तक हमारे सबकॉन्शियस, यानी कि इस कंप्यूटर को, इस शरीर के ड्राइवर को हम बताएंगे नहीं जाना किधर है, तो ये वहाँ लेके नहीं जाएगा। टिकट लेते हैं तो भी वो पूछता है कहाँ जाना है, तो अगले नेक्स्ट स्टेप पे मुझे कहाँ जाना है, ये लूज प्रायोरिटी की प्रॉब्लम होती है। और ऐसे स्टूडेंट के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, अगर माइग्रेन, हेडेक, इस तरह की चीज़ें अगर आ रही हैं तो ध्यान रखिएगा और आप अपने आप पे फोकस करिएगा, कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है। इस वजह से भी ये इश्यूज आते हैं। अब हम बात करते हैं, ये प्रॉब्लम हो गई जो 5 बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम और हो सकती है, मगर अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन कि नीड को डिफाइन करना होता है, यानी कि मैं नेट की प्रिपरेशन क्यों कर रहा हूँ, मेरी ज़रूरत क्या है, मेरा इसके पीछे क्या सपना है, और इसको मैं किस तरह से कर जाऊंगा, यानी कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, और मैं कितना कर लूँगा, कितने घंटे में पढ़ सकता हूँ, किस मीडियम में मैं पढ़ सकता हूँ। अपनी सारी जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं नीड को डिफाइन करना। नीड की डिफाइन होते ही ये एक हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मैजिकल इफ़ेक्ट होता है कि जैसे ही डिफाइंड होता है हमारा माइंड उस तरफ बढ़ना चालू कर देता है, यानी कि आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। और जितनी ज़्यादा हम क्लैरिटी देते चलेंगे उतनी स्पीड से आपकी यात्रा होती है, और अगले 6 महीने में आपके हाथ में नेट का सर्टिफिकेट होता है, या आपके पास RPSC का एक रिटन एग्ज़ाम पास होता है, या आपके पास एक जॉइनिंग लेटर होता है। ऐसा एक नहीं, बहुत से स्टूडेंट के साथ देखा गया है प्रैक्टिकली। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर स्टार्ट कैसे करें, और ये प्रॉब्लम आती क्यों है। ये लॉकडाउन के बाद जब से हम डिजिटलाइज हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे गाइड करने वाले हैं, उसके बाद से ये एक हेल्प होनी चाहिए थी, जबकि एक प्रॉब्लम के रूप में देखी जा रही है कि बच्चा एक कंफ्यूज है कि मैं किसकी मानूं, ए की मानूं, बी की मानूं, सी की मानूं, डी की मानूं। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम आती है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूं।
और कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चा जाता है, जाते ही वो इस प्रकार की मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को वो शुरुआत करते हैं। बच्चे को लगता है कि यार इतनी मुश्किल, अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर ली, इतना मुश्किल था, इतना डीप टॉपिक था, ये तो मैं कर ही नहीं पाता कभी मेरी ज़िंदगी में, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया। और वो बच्चा बाहर जाके कहता है कि यार ये बहुत डीप पढ़ाया जाता है, बहुत मुश्किल पढ़ाया जाता है। जिस बच्चे के पास पैसा नहीं, वो बच्चा डिप्रेस हो जाता है कि मेरे पास पैसा भी नहीं है। डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है, ऐसा है, इट्स नॉट यूनिवर्सली, सबके साथ नहीं है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन के तौर पे, क्योंकि मैं एनएलपी का पर्सन हूँ, एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, ना तो ध्यान रखिएगा कि स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड ईजी। यानी कि आपको कंपटीशन की तैयारी शुरू करनी है, एग्जाम में अपीयर होना है, तो कहाँ से शुरू करो? जो मोस्ट ईजी हो, जो यूनिट मोस्ट ईजी है। लाइफ साइंस में बॉटनी और जूलॉजी दोनों हैं, जहाँ पे आपकी ईजी यूनिट उसको शुरू करो। जो यूनिट आपको पहले से आती है उस यूनिट से शुरू करो। ईजी होना चाहिए और बेसिक होना चाहिए। बेसिक का मतलब है कि 70% पे पहले कमांड कर लो। 70 पर, यानी कि मैं एग्जाम में जा रहा हूँ, मेरे 70% तो आ ही जाएंगे। यानी कि बेसिक पूरा कर लिया, 70% आ गए, और आपको पता है मेरिट कितनी रहती है। तो यानी कि डीपर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसा देखा गया है। तो स्टार्ट विथ बेसिक एंड इजी, टफ से स्टार्ट ना करें प्लीज़। और अगर आप टीचर हैं या गाइड कर रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ स्टार्ट विथ इजी, क्योंकि इजी चीज़ों को हमारा माइंड लेता है, मुश्किल चीज़ों को हमारा माइंड लेता नहीं है। फिर फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स जैसे ही हटेगा वो ब्लास्ट करेगा और बच्चा यानी कि उसका माइंड भाग जाएगा वहाँ से, या फिर किसी और परेशानी में फंस जाता है। अगला पॉइंट हमारा आता है फोकस ऑन कॉमन यूनिट। हाँ, ये ध्यान देने की चीज़ है। आपको लगता है ना कि आपने कई बार देखा होगा कि एक 4-5 स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में से आधे बच्चे निकल जाते हैं, आधे बच्चे रह जाते हैं, जबकि उन्होंने एक साथ तैयारी की होती है। ध्यान से समझिएगा, 4-5 बच्चे एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, सब कुछ सेम होता है, फिर भी कुछ बच्चे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे रह जाते हैं। इसका जब एनालिसिस करते हैं तो ये मिलता है कि जो बच्चे निकल गए उन्होंने किस पे फोकस किया? जो इम्पोर्टेंट यूनिट थी उन पे फोकस किया। और यहाँ पे नेट के केस में, नेट लाइफ साइंस के केस में आप देखोगे कि कुछ यूनिट हैं, 6-7 यूनिट ऐसी हैं जो मोस्ट कॉमन है। कॉमन का मतलब जो बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी है, यानी कि जो कॉमन यूनिट है और जिसको आप आसानी से कैच कर सकते हो, उन यूनिट पे फोकस करना है। जो एक मेरा वीडियो है इसी यूट्यूब पे, चैनल पे, जो मैंने बताया कि उसमें कौन कौन सी यूनिट है, तो उन यूनिट पे फोकस करें पहले। और मिरेकल ये होता है कि उन यूनिट पे फोकस करते करते एग्ज़ाम आ जाता है और आपका नेट भी हो जाता है, जीआरएफ भी हो जाता है और रिमेनिंग यूनिट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो नेट है, जीआरएफ है और उसको स्टैटिस्टिक्स नहीं आती। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो नेट है, जीआरएफ है, उनको जूलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी नहीं आती। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो नेट है, जीआरएफ है, उसको बायोटेक बहुत अच्छी नहीं आती। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो नेट है, जीआरएफ है, आरपीएससी क्वालिफाइड हैं, मगर उनको टैक्सोनॉमी नहीं आती। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको जेनेटिक्स नहीं आती। डियर फ्रेंड, सब कुछ सबको नहीं आता, सब कुछ सबको नहीं आता। इसलिए इस चिंता से बाहर निकल जाएं और जो फोकस आप उस पर करें जिसमें आपकी एक्सपर्टी है। जो यूनिट आपको अच्छी लगती है उन पे कमांड कर लें, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी यूनिट से आएंगे और जो कॉमन है उससे ज़्यादा आएंगे, तो उस पे काम करें। फिर नंबर 4, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे शुरू से सिंसियर होते हैं। शुरू से सिंसियर, वैसे बच्चे सारे ही सिंसियर होते हैं, अपन जिसको आड़ू भाषा में कहते हैं, जो पढ़ाकू बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे, जो स्टूडियस दिखते भी हैं। कुछ बच्चे हैं जो
सिंसियर होते हैं मगर वो शो नहीं करते, कुछ बच्चे सिंसियर होते हैं और शो भी करते हैं। जो सिंसियर भी होते हैं और शो भी करते हैं, उन बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखी गई है, उनका मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ। लीव स्पेसिफिक टॉपिक्स और यूनिट वेरी हार्ड, यानी कि आपके सिलेबस में कुछ यूनिट हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत हार्ड हैं, बहुत मुश्किल हैं, प्लीज़ छोड़ दो, सिंपल सा छोड़ दो और देख लो कि उस यूनिट का कितना पोर्शन है वो आपके सिलेक्शन पे इम्पैक्ट तो नहीं डाल रहा। और डियर फ्रेंड, बड़े बड़े जो एग्ज़ाम हैं, बड़े एग्ज़ाम हैं जैसे नेट और सेट और आरपीएससी और यूपीएससी, बड़े बड़े एग्ज़ाम की मेरिट इतनी रहती है कि तुम आसानी से उनको छोड़ सकते हो, आसानी से छोड़ा जा सकता है। 2 यूनिट 5 यूनिट जो मुश्किल उनको छोड़ दो ताकि माइंड से रिलैक्स रहो। ये नहीं कि मैंने तो जो मुश्किल है पहले उसी को करनी है, नहीं भैया, ऐसा नहीं करना। प्लीज़ छोड़ना भी सीखना होता है कि नहीं ये यूनिट मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं आती, छोड़ दो, बोलिए कि मुझे नहीं आती। 5वें पॉइंट है कि अपना एक रूटीन बनाना होता है, सेल्फ रूटीन खुद का, कि भाई सुबह शाम दोपहर इनमें से ये टाइम मेरा इस एग्ज़ाम का है, ये टाइम मैं कहीं नहीं दूंगा, इसी में एग्ज़ाम में दूंगा, एक टाइम सिर्फ। एक तो ये तरीका है, कुछ बच्चे तो ऐसा कर लेते। अगर ऐसा नहीं कर सकते आप, मान लो कि आप हॉस्टल में रहते हैं या टीम में रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप एक टीम बना लें, उसमें 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी, एक ऐसी टीम बना लें और टीम ऐसी हो कि जो आपको नोक करती रहे, यानी कि ऐसी बात हो कि आज मैंने ये यूनिट पढ़ी यार मज़ा आ गया, वो कहे आज मैंने ये पढ़ा मज़ा आ गया, वो कहे कि कल मैं ये पढ़ने वाला हूँ मज़ा आ गया, कल मैं उस किताब को ख़रीदने वाला हूँ, उस किताब को मैंने पढ़ लिया, यार मज़ेदार किताब है, तुम भी पढ़ लेना, ये टॉपिक उस बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसमें पढ़ लेना, ये टॉपिक उस यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छा दिया, उसको पढ़ लेना। यानी कि आपके पास एक सर्कल बन जाता है, एक हेल्पिंग सर्कल, आप एक दूसरे को, आप खुद हेल्प करते हैं, आप हेल्प लेते हैं, एक साइकिल बन जाता है। इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी सुझाव हो तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।